नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं आपके चैप्टर 10 के मिसलिनियस एक्सरसाइज। और मिसलिनियस एक्सरसाइज जैसे कि आपको पता है कि हम तभी कर सकते हैं जब आपने पीछे के 4 एक्सरसाइज जो इस चैप्टर के बेस थे वो अच्छे से कर रखे होंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज को अगर बहुत अच्छे से स्टडी किया जाए तो एक नया कॉन्सेप्ट आपको और अलग से सीखना पड़ेगा। वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही सिखा दूंगा, पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, तो इसके लिए कुछ अलग से कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। केवल फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आप करोगे उसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी प्लेन के अंदर हमें यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा। ऐसा आपके बुक में एग्जाम्पल भी है, शायद एग्जाम्पल नंबर 26 है, शायद वो मिसलिनियस का पहले ही एग्जाम्पल है, तो पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा। उसके बाद आप देखना कि इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आपने पीछे 4 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा है। तो अगर आपको चारों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आता है, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, तो बिलीव मानिए ना केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है केवल यही नहीं कवर होंगे, प्रीवियस 10 ईयर के पेपर अगर आप उठा के देखो तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है पीछे के 4 एक्सरसाइज के। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बार रिवाइज कर लेना बच्चों, पीछे 4 एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट उन्हें रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आना, आपको बहुत मजा आएगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपने मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 से। चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन देखिए बेटा आपके स्क्रीन पर, ये रहा, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि वो सारे यूनिट वेक्टर बताओ इन एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो, वो सारे यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो और वो एंगल बनाता हो 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। एक बात बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, हम सबको पता है कि अगर हम एक्सेस की बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यही होता है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इसे ही बोलते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कह रहे वो सारे यूनिट वेक्टर बताओ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आता हो, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता हो। क्योंकि 2 वर्ड हमें पता लग गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होगा। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों होगा, उसके 2 रीजन है। एक तो आपसे बोला गया एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन तो चारों ही है, चलो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। बट ये बोला गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन, अब पॉजिटिव तो ये भी है, पॉजिटिव तो ये भी है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव तो ये भी होगा और एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव ये भी होगा, है ना, यही बात हुई ना। बट बच्चों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, राइट अ यूनिट वेक्टर, हमें आपको यूनिट वेक्टर आपको बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो एक्स वाई प्लेन में होता हो और एंगल बनाता हो 30 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जो 30 डिग्री आता हो। आपको याद होगा 0 से π/2 तक सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता हो। तो मैं विद रीजन चलना चाहता हूं, चीजों को रटिए मत। मैं आपको डेक भी बता सकता था ना, मैं आपको डेक बता सकता था कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्यों आएगा, रीजन क्या है, 30 डिग्री 0 से 90 के बीच में जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो इससे मुझे पता लग गया कि मुझे जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड करना है, ठीक है। नाउ अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए देखिए बहुत आराम से समझना बेटा एक एक चीज को। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बेटा एक हमें क्या पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और एक हमें पता होना चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो एक को आप x लेट कर लो, एक को आप y लेट कर लो कि ये मेरा x है, ये वाली लाइन जो है मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है। तो आपका जो यूनिट वेक्टर बनेगा बेटा, लेट r वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हमने मान लिया कि r वेक्टर जो है वो हमारा एक यूनिट वेक्टर है, तो ये r वेक्टर होगा। और आपको ट्रायंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो इन दोनों को प्लस करते हैं। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो r वेक्टर इक्वल होगा बेटा x i कैप प्लस y j कैप के, x i कैप और y j कैप। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम, इस वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू जो हम रखेंगे वो रखेंगे बेटा, इस वाले डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे कि हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, उसे हम रखेंगे बेटा एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा। अब एक्स तो हम पहले यूज कर चुके हैं तो एक्स तो हम लिखेंगे नहीं, तो एक्स की जगह आ जाएगा आई कैप, ये बन जाएगा आई कैप। और दूसरा ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे बेटा जे साइन थीटा।
अच्छा cos थीटा sin थीटा ही क्यों यूज किया है? यूज तो हम कोई भी कर सकते थे, sin थीटा एंड cos थीटा ही क्यों यूज किया है? क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर बनाना है और यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करने के बाद 1 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, है ना? दिमाग लगाइए, यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। आपको नहीं लगता कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा के जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का प्लस करने पे 1 आता है, इसलिए हम कॉस थीटा और साइन थीटा ही लेके चलते हैं। रीजन मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि कॉस थीटा साइन थीटा क्यों लेते हैं। हम टेन थीटा भी ले सकते थे, सेक थीटा भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? क्योंकि टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 1 नहीं होता, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1 नहीं होता, बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें प्लस ही करना पड़ेगा, माइनस तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, इसलिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा लेके चलते हैं। तो इस यूनिट वेक्टर को हम पहले आपको इस साइड में डायग्राम बनाना छोटा सा, जिसमें आई कॉस थीटा लिखना है और जी एस साइन थीटा आपको लिखना है। ये छोटा सा आपको डायग्राम बना के देना बेटा इस प्रकार से, ठीक है। नाउ तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो आपका इस ये डायग्राम बना के दोगे तब आप बताओगे। इस x की जगह आपको लिखना है, x की जगह आपको लिखना है बेटा cos थीटा आई कैप और y की जगह लिखना है बेटा sin थीटा जे कैप, sin थीटा जे कैप। x और y को हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। आप ध्यान से देखो, अब ये यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। आप इसको सॉल्व करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था, हमने यूनिट वेक्टर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार कर लिया। मोस्टली बच्चे देखा गया कि ये सब चीजें नहीं लिख के डायरेक्ट ये भी लिख देते, तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। अगर आपको मैथ बहुत वीक है, आपको चीजें समझ में नहीं आती, तो आप डायरेक्ट यूनिट वेक्टर ये भी याद कर सकते हो। तो आर थीटा या आर वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा आई और साइन थीटा जे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बट अगर मैथ आपकी थोड़ी बहुत ठीक है तो मैं आपको एक एक चीज का रीजन दे सकता हूं। यूनिट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लिया? मैंने आपको बताया कि थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री, 30 0 से 90 के बीच में आता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सेकंड रीजन, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें स्क्वायर करके प्लस करना पड़ता है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके प्लस करूंगा तो 1 आएगा, इसलिए मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा ही लेट किया है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया यूनिट वेक्टर का, ठीक है बच्चों। नाउ अब आपको क्वेश्चन में थीटा गिवन है, कितना गिवन है? 30 डिग्री। थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, तो आप लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। आर वेक्टर इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है आई कैप, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 जे कैप। तो बच्चों ये जो होगा ये आपका एक यूनिट वेक्टर होगा XY प्लेन के अंदर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये चीज जो आप पढ़ रहे हो, ये एग्जांपल नंबर शायद एक बार चेक कर लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर आपको बुक में दिया हो बेटा 26। जी हाँ, मैं सही कह रहा था, एग्जांपल 26 ही आपके बुक में मिसलिनियस का, वहां भी ये चीज समझाया गया है। आप चाहो तो एग्जांपल 26 में जाके देख सकते हो, बिल्कुल एज इट इज। उसमें तो एक स्टेप हमने ज्यादा किया है, उसमें बस यहीं पे आंसर है, ये आंसर आपका खत्म हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है और ये वाकई में यूनिट वेक्टर है। देखो ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही आएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा। आप करके देख लो साइड में, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। तो ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आर वेक्टर हमने एक यूनिट वेक्टर लेट कर लिया कि आर वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आर वेक्टर हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने मान लिया कि वो XI और YJ होगा। x को हमने रिप्लेस कर दिया cos थीटा से, y को रिप्लेस कर दिया sin थीटा से। रीजन मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो अगर ये आप यूनिट वेक्टर बोलते हो तो इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो सकता ना। अब कहते हो सर इसे भी छोड़ दो ना यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं आएगा ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा अंडर रूट के अंदर, तो 1 तो नहीं है ना। हमें तो 1 साबित करना पड़ेगा ना कि यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो x को रिप्लेस कर देंगे cos थीटा से, y को रिप्लेस कर देंगे sin थीटा से, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर का सम जो होता है 1 होता है, इसलिए cos थीटा sin थीटा में इसको रिप्लेस कर दिया। नाउ थीटा मुझे गिवन है, थीटा की वैल्यू पुट कर ली, इनकी वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू जो होती है, और इस प्रकार से मेरा जो वेक्टर था वो तैयार हो चुका है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आपको स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है एंड मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। स्केलर कंपोनेंट आपको याद होगा, जो i, j, k के साथ में कोफिशिएंट होते हैं उनको हम स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। और ये बात मैंने शायद आपको 10.1 या 10.2 में समझाया था, शायद 10.2 में समझाया था कि स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है। वीडियो को दोबारा देख लेना। तो आपको स्केलर कंपोनेंट निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है। जॉइनिंग द पॉइंट, और आपको 2 पॉइंट गिवन है P एंड Q, ये आपको 2 पॉइंट गिवन है। तो चलिए P और Q लिख लेते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। मेरे पास P है जो है x1 y1 z1 और एक मेरे पास Q है बेटा जो है x2 y2 z2। ये 2 पॉइंट है। और अगर मैं PQ वेक्टर बनाना चाहता हूं, PQ वेक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करूंगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आपका वेक्टर तैयार हो गया। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट्स बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, स्केलर कंपोनेंट्स होता है जो i j k के साथ होता है। तो i के साथ क्या है, x2 माइनस x1, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा y2 माइनस y1 सेकेंड हो गया, और थर्ड हो गया बेटा z2 माइनस z1। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? इसे स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। जो i j k के साथ होता है उसे हम स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। और दूसरा आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो चलिए PQ वेक्टर का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। एक आपसे स्केलर कंपोनेंट पूछा था, ये रहा आंसर। एक आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था, ये रहा आंसर। तो कितना आसान है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एक एक लाइन, दो लाइन के वेक्टर में आंसर होते हैं। आपको 2 पॉइंट गिवन था P और Q, दोनों पॉइंट से आपको वेक्टर बनाना आता है जो i j k के साथ होता है, इसे स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। तो दिस इज द स्केलर कंपोनेंट, दिस इज द स्केलर कंपोनेंट एंड दिस इज आल्सो अ स्केलर कंपोनेंट। तो आपके पास स्केलर कंपोनेंट आ गया और मैग्नीट्यूड आप जानते हो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों का रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके पूरे एक्सरसाइज का देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से क्वेश्चन नंबर 3 सबसे टॉप प्रायोरिटी में आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड बताए जाएंगे। तो मुझे भी शुरू में बड़ा कंफ्यूजन होता था कि कौन सा मेथड से बच्चों को सिखाया जाए। तो जो मेथड अधिकतर बच्चों को समझ में आया वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये मेथड सबसे सिंपलेस्ट है, आसान है, एक बार में जल्दी क्लियर हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं। तो जो सबसे आसान हो और जिसमें मार्क्स भी ना कटे, हम उस मेथड की बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट। एक लड़की है जो 4 किलोमीटर चलती है वेस्ट की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। 4 डायरेक्शन का ज्ञान आप सबको होगा, तो एक छोटा सा हम डायग्राम बनाएंगे बेटा। ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि गर्ल जो है, मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पर खड़ी है, लड़की जो है बेटा वो ओरिजिन पे खड़ी है, 0 0 ओरिजिन पे खड़ी है और ये 4 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए 4 किलोमीटर ये यहाँ पर पहुंच गई, ये 4 किलोमीटर पहुंच गई। अब इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, 4 किलोमीटर चलने के बाद ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। नाउ देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पे घूम जाती है, कौन से डायरेक्शन में? द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब सर ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहाँ होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। अब ये आपका ओरिजिन है और ये आपका वाई एक्सिस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये आपका ओरिजिन है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आपके लिए नॉर्थ है, ये आपके लिए साउथ है, ये आपके लिए वेस्ट है और ये आपके लिए ईस्ट है ना? यही बात है ना? अगर आपका ये ओरिजिन है तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब वो आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री घूम गई नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ तो ये रहा, नॉर्थ तो ये है, ईस्ट आपका इधर है। नॉर्थ ये है, ईस्ट आपका ये है, तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ घूम गई बेटा। तो नॉर्थ ईस्ट इसके बीच में आएगा, 30 डिग्री घूम गई तो ये 30 डिग्री यहां पर टर्न हो गई। अगर ये 30 डिग्री है तो सीधी सी बात है, ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। लड़की यहां पहुंच गई 3 किलोमीटर चलने के बाद। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो यहां पर पहुंच गई। मान लीजिए ओ से ये ए पर आई थी और ए से लेकर बी पर गई थी। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? यहां तक पहले 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर के बाद रुक गई, उसके बाद नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन 30 डिग्री पे मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर जाती है और रुक जाती है। और अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए, एंड स्टॉप, और रुक जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, गर्ल्स की ना डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। यहीं से आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि वर्ड डिस्प्लेसमेंट आया है और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस फाइंड करना नहीं है, यहां डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है
किसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है? फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, जब वो ओरिजिन पे खड़ी थी वहां से लेकर डिपार्चर, जब अब वो जिस पॉइंट पर है, इट मींस वो ओरिजिन पे थी, अब वो बी पॉइंट पे खड़ी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट आपको डिसाइड करना है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें आंसर वेक्टर फॉर्म में ही देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हिंट हो गया। नाउ अगर आप ध्यान से देखो ए बी ओ को, इसको ध्यान से देखो तो यहां पे ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ए बी ओ ये ट्रायंगल शेप में आ रहा है और ट्रायंगल शेप में हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मैं आपको ट्रायंगल प्रॉपर्टी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, एक बार दोबारा समझ लो बेटा। ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास ये ए वेक्टर है, आपके पास ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो होगा वो ए प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि एक ट्रायंगल के अंदर है वो एक साइड ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो थर्ड साइड जो होगा वो उन दोनों के सम के इक्वल होता है। यही चीज यहां पर अप्लाई होती है। अगर मुझे ये वाला वेक्टर पता लग जाए, ओ ए वेक्टर पता लग जाए, और अगर मुझे ए बी वेक्टर पता लग जाए, अगर मुझे ए बी वेक्टर पता लग जाए, तो सीधी सी बात में इन दोनों का सम करके ओ बी वेक्टर फाइंड कर सकता हूं ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। क्या मैं स्टार्ट करूं बेटा? सबसे पहला काम है हमारा ओ ए वेक्टर फाइंड करना। तो ओ ए वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तरीका देखिए। लड़की 4 किलोमीटर पे आई थी, तो 4 किलोमीटर आने के बाद है ये वाला पॉइंट जो होगा वो -4 और 0 होगा, क्योंकि आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस इस साइड नेगेटिव वैल्यू हम रखते हैं। तो -4 और 0 ये वाला जो पॉइंट होगा वो -4 और 0 होगा। तो आप ओ ए वेक्टर निकाल सकते हो, क्योंकि ओ मतलब ओरिजिन 0 0 और ए मींस -4 और 0, और दो पॉइंट से वेक्टर तैयार करना बड़ा आसान है। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट से वेक्टर तैयार करना बड़ा आसान है। ऐसा आप पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हो कि दो पॉइंट से वेक्टर कैसे तैयार होता है। तो आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है 0 0, और आपके पास ए पॉइंट है जो कि है -4 और 0, तो दोनों से मिलकर आप ओ ए वेक्टर तैयार कर सकते हो। ओ ए वेक्टर आपको पता है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, -4 में से 0 माइनस करोगे तो -4 आई कैप, प्लस 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? एक वेक्टर हमने फाइंड कर लिया बिना टेंशन के। नाउ सेकेंड वेक्टर फाइंड करना है जो कि है ए बी वेक्टर। अब मैंने सर्च मारा थोड़ा सा, जो मुझे भी आता था, थोड़ा सा इंटरनेट पे भी सर्च मारा कि भाई कौन सा मेथड ए बी वेक्टर के लिए बेस्ट है। बिलीव मानिए सर्च मार मार के मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो तरीके बताए गए हैं या बताए जा रहे हैं ना, उसका रीजन आपको सबसे बढ़िया एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो एट द एंड मैंने सब कुछ बंद करके एनसीईआरटी पे फोकस किया, तो मुझे सबसे अच्छा मेथड मिला एग्जांपल नंबर 26 में यूनिट वेक्टर के साथ, जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। एक बात बताइए, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन ही तो है, और एक्स वाई प्लेन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखा था। याद है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म? मैं आपको याद दिला देता हूं कि एक्स वाई फॉर्म में जो यूनिट वेक्टर था वो हमारा ये आया था cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। शायद आपको याद होगा, ये यूनिट वेक्टर आपने ये फाइंड किया था पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। और ये यूनिट वेक्टर, इट मीन हमें अगर बी पता लग जाए ना, कहने का मतलब अगर मुझे बी पॉइंट पता लग जाए, बी पता लग जाए, तो मैं ए बी वेक्टर फाइंड कर सकता हूं। तो मेन मुद्दा है कि मुझे बी वेक्टर कैसे पता लगेगा या ए बी वेक्टर में कैसे फाइंड कर सकता हूं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक बात बताइए बेटा, क्या आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, यस और नो? ये बात तो हम सबको पता है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, यही मतलब होता है ना। अगर मुझे वेक्टर फाइंड करना है, मींस ये वेक्टर फाइंड करना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए वेक्टर की 1 से करूंगा तो ए वेक्टर, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यानी ए मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? यूनिट वेक्टर से। जी हां, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अगर ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया तो कमाल हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन के आता है कि यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड से कर सकता हूं। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है एक्स वाई प्लेन के अंदर, और मैग्नीट्यूड मुझे 3 गिवन है, मैग्नीट्यूड आपको 3 गिवन है। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बच्चों में ए वेक्टर फाइंड कर लूंगा। ए वेक्टर का मतलब है ये वाला वेक्टर, ए बी वेक्टर। मैं ए बी वेक्टर फाइंड करने वाला हूं। तो चलिए मैं ए बी वेक्टर फाइंड करूंगा बेटा। ए बी वेक्टर, देखिए वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है
कि आपको मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करनी है किससे, यूनिट वेक्टर से। मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करनी है यूनिट वेक्टर से। मैग्नीट्यूड आपको 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, जो कि आपको 3 किलोमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके सामने है। क्या लिखेंगे बेटा, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आई होप मैं सबको समझा पाया हूंगा, मेरी बात समझ में आ गई बेटा। नाउ आगे चलते हैं। ए बी वेक्टर इक्वल टू 3 की जगह 3, कॉस की जगह कॉस, और थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा कितना 60 डिग्री। अच्छा, कई बच्चों को कंफ्यूजन ये भी होती है कि सर आपने 30 डिग्री का इस्तेमाल क्यों नहीं करा, 60 डिग्री का इस्तेमाल क्यों करा। एक बात बताइए, आप ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हो ना, आप यहां पे ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले हो, और ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल है, 60 डिग्री है, तो बाहर क्यों लोगे एंगल। समझ में आ गया। यहां पे हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, ये बात मैं स्टार्टिंग बता दिया भाई, मुझे ये फाइंड करना है OB, तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आना चाहिए और मेरे पास ये वाला वेक्टर आना चाहिए। इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल होगा। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ये कहती है वेक्टर की कि अगर दो साइड का वेक्टर आपको पता है कि तीसरा साइड होगा वो इन दोनों का सम होगा। मुझे ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाना हो, ट्रायंगल के अंदर जो थीटा है वो 60 डिग्री है बेटा, इसलिए 60 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए 3 की जगह 3, कॉस की जगह कॉस, थीटा आपका 60 आ गया, आई कैप प्लस 3 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी, 3 साइन की जगह साइन, थीटा आपका 60 डिग्री, और ये आपका जे कैप। क्या समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ जाएं। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू आ गया 3, कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा √3 अपॉन में 2 आई कैप, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 आई कैप। 3 की जगह 3, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3 अपॉन में 2 और साथ में जे कैप। तो ए बी वेक्टर आपके सामने आ चुका है 3 अपॉन में 2 आई कैप और प्लस 3 √3 अपॉन में 2 जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गया बच्चों। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट लाइन का वेक्टर था, ये मेरा सेकंड लाइन का वेक्टर था, और एज पर द ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये कहती है वेक्टर की कि अगर मुझे दो साइड का वेक्टर पता है तो मैं तीसरे साइड का वेक्टर फाइंड कर सकता हूं। मुझे इसका वेक्टर पता है और अभी अभी मैंने दूसरे वेक्टर का भी फाइंड कर लिया, तो मैं थर्ड वेक्टर तो इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो एज पर द ट्रायंगल प्रॉपर्टी मैं ओबी वेक्टर फाइंड करने वाला हूं बेटा। देखिए ध्यान से बच्चों, मैं ओबी वेक्टर फाइंड करने वाला हूं, ये वेक्टर फाइंड करने वाला हूं, और ट्रायंगल का तीसरा साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर का सम के इक्वल होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका ओ ए वेक्टर और प्लस में ए बी वेक्टर, दोनों को हम प्लस कर देंगे। ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो, बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आपने ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यहां पर इस्तेमाल किया है। नाउ आपको जिस चीज की वैल्यू पता है लिखते जाइए। ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या है बेटा, ओ ए वेक्टर आपके पास ये है -4i + 0j। अब 0j आपको लिखना है तो भी सही, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है ना, मर्जी आपकी है, लिखना चाहो मत लिखना चाहो। वैसे मैं पूरा, मेरी आदत है मैं पूरा रिप्रेजेंट करता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो। तो ये दोनों ही लिख देता हूं मैं, -4i कैप प्लस 0j कैप, ये तो हो गया ओ ए वेक्टर। और ए बी वेक्टर आपके सामने ही लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर ये रहा। क्या लिखूंगा बेटा, 3 अपॉन में 2 आई कैप प्लस 3 √3 अपॉन में 2 जे कैप। अब ऐड करना आता है बेटा, आई वाला आई के साथ ऐड होगा, ये आई है और ये आई है, इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों। तो आई कैप आप चाहो तो बाहर लिख दो, आई कैप आप बाहर लिख दो, क्या बचेगा बेटा, -4 + 3 अपॉन में 2 आई कैप, और प्लस जे वाला जे के साथ ऐड होगा तो ये तो 0 है, कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, तो 3 √3 अपॉन में 2 जे कैप। दोनों को एडजस्ट करते हैं बेटा, -8 एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आपका 2 आएगा, -8 में 3 प्लस करोगे, -8 में 3 प्लस करोगे -5 आई कैप प्लस 3 √3 अपॉन में 2 जे कैप। तो हेयर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो आ चुका है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और बिलीव मानिए ये सबसे आसान मेथड है, सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप चाहो तो सर्च मार के देख लेना, डिफरेंट मेथड डिस्कस किए गए हैं, नेट पर अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ मेथड, और सारे मेथड सही है, गलत नहीं कह रहा मैं, कोई मेथड गलत नहीं है, सारे मेथड ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी मेथड से कीजिए। बट एज पर मेरे अकॉर्डिंग, और बाकी अगर आप सर्च मारोगे देखोगे तो आपके अकॉर्डिंग आप भी यही कहोगे कि ये सबसे आसान मेथड है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हमने फाइंड कर लिया। एक बार दोबारा समझाना चाहता हूं, प्लीज समझिए।
लड़की ओरिजिन पे है, ओरिजिन से 4 किलोमीटर चलती है, तो ये पॉइंट हो गया -4 और 0। तो इन दोनों पॉइंट से 0 0 से और -4 और 0 से मैं एक वेक्टर तैयार कर सकता हूं। तो ये रहा आपका पहला वेक्टर। जी हां, आपका फर्स्ट वेक्टर आपके सामने ये है। नाउ लड़की 30 डिग्री टर्न होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, 3 किलोमीटर बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। अब मुझे इन दोनों का वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। और ए बी वेक्टर निकालने के लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए वेक्टर बराबर ए कैप और ए मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से कर दूं, मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई अगर यूनिट वेक्टर से कर दूं तो मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो यही चीज मैंने यहां पे करा। ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से कर ली। यूनिट वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एग्जांपल 26 आपकी बुक में डिस्कस है, वहां भी आप देख लेना। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, थीटा 60 है, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गई, थीटा 60 है, इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके ए बी वेक्टर आ गया। नाउ एज पर द ट्रायंगल प्रॉपर्टी, किसी एक साइड का जो कोई एक साइड का जो वेक्टर होता है वो अदर दो साइड के वेक्टर के सम के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ ऐड होकर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपके पास, इफ ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर बराबर हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, कोई भी एक ऐसा वेक्टर हमें लेना है जो किसी दो वेक्टर के इक्वल हो। तो कोई भी वेक्टर आप लेट कर लो, भाई बी आप लेट कर लो, आई जे के, सी आप कुछ और लेट कर लो, उन दोनों को प्लस करके ए वेक्टर। ये आपको गिवन है कि ए वेक्टर बी प्लस सी के इक्वल हो। तो क्या ये सही है कि ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा या नहीं होगा? वैसे तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, नहीं होगा, बट जस्टिफाई करना है, हमें रीजन देना है ऐसा क्यों नहीं होगा। तो मैं आपको वन बाय वन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है बेटा। लेट, आपने मान लिया कि भाई जो बी वेक्टर है वो ये है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ये मान लिया। और सी वेक्टर आपने लेट कर लिया बेटा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। वैसे आप कुछ भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी आप वेक्टर अपनी तरफ से लेट कर लो। तो ए वेक्टर आपको लेट क्या करना है बेटा, इन दोनों का प्लस 3 आई कैप, इन दोनों का प्लस 4 जे कैप और इन दोनों का प्लस 5 के कैप। तो ये तीन वेक्टर आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बी वेक्टर आपने लेट कर लिया, सी वेक्टर आपने लेट कर लिया, इन दोनों का प्लस करके आपने ए वेक्टर भी लेट कर लिया। तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। हेयर ए वेक्टर जो है वो बराबर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, यहां है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इनके मैग्नीट्यूड जो हमें वेरीफाई करना है वहां पर पहुंचता है, तो हम इन वन बाय वन इन सब का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटा ए मैग्नीट्यूड, तो चलिए ए मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है बच्चों, 25 ये आपका 50 हो गया, ये आ जाएगा 5√2 यूनिट। ठीक है, चलिए यूनिट छोड़ो, यूनिट में इसलिए लिखा था क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस होता है। दूसरा, अब मैं बी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं बेटा, तो बी मैग्नीट्यूड फाइंड करो बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो तीनों को प्लस करोगे √18, बाहर निकालना चाहो तो बाहर निकाल लो, 3√2 आ जाएगा। और सी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बेटा, सी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। सी मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सबको प्लस कर दोगे 14 और ये रूट से बाहर नहीं आएगा। यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं है किसके, बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड, इन दोनों के इक्वल नहीं है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये नहीं आएगा, वैसे ये प्लस होगा भी नहीं क्योंकि √14 तो बाहर भी नहीं आ रहा। तो ए मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड के। तो ये आप आंसर दोगे कि अगर दो वेक्टर किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। ये आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। आपने बी वेक्टर लेट करना है, आपको एक सी वेक्टर लेट करना है, दोनों को प्लस करके ए वेक्टर आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
अब जब हमने तीनों का मैग्नीट्यूड निकाला तो हमें मिल गया कि A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड प्लस C मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है। यही आपको जस्टिफाई करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे आप मिलियन एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल लेके आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए ये x i j k जो है एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा ये यूनिट वेक्टर है और हम जानते हैं बेटा यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर कौन होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और ये आपको एक यूनिट वेक्टर गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसको कोई एक वेक्टर लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में लेट मैंने इसको ए वेक्टर लेट कर लिया जो है x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। मैंने इसे ए वेक्टर लेट कर लिया और इसको अगर मैं तोड़ देता हूं तो लिखता हूं x i कैप प्लस x j कैप प्लस x k कैप। ये मेरा वेक्टर तैयार हो चुका है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं बेटा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था कि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर हो गया और ये बचा 3x स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दूंगा तो 3x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर बन जाता है अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज द वैल्यू फॉर x। ये आपके x की वैल्यू आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दोबारा समझना चाहोगे? आपको बच्चों ये एक वेक्टर गिवन है, ये एक वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। ये जो आपको वेक्टर गिवन है ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 10.1 में कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा, 3 आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज द वैल्यू फॉर द x। ये आपके x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। क्या समझ में आ गया बेटा? आसान था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। याद कीजिए मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था, 10.2 की बात है। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। बच्चों एक बात बताइए, मैं आपको लॉजिकली एक बात समझाता हूं दोबारा, अगर आपको समझना चाहो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड होता है। पढ़ा है ना हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा, यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड से होती है। मेरी बात समझ गए? क्या मेरी चीज बात समझ में आ गई बेटा? यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड के। यूनिट वेक्टर बराबर होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है बेटा उस वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। मुझे वेक्टर फाइंड करना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वेक्टर की 1 से वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई अगर मैग्नीट्यूड से कर दो, देखो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। अगर आपको समझ में आ गया ना तो कई कॉन्सेप्ट इसके बेस पे किया जा सकता है। आपको ये वेक्टर फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है जो आप करने वाले हो, आपको यही ए वेक्टर फाइंड करना है। आपसे बोला जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ वेक्टर। आपको वो वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो इसका आपको मैग्नीट्यूड गिवन है 5। ये वेक्टर आपको गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड आपको 5 गिवन है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको 5 गिवन है। ठीक है बेटा? तो आपको ये वेक्टर फाइंड करना है और आपको मैग्नीट्यूड गिवन है। तो आपको क्या चाहिए, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। आपको केवल यूनिट वेक्टर की तलाश है। बस यूनिट वेक्टर मिल जाए, उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वेक्टर आ जाएगा। तो चलिए यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ है जो पैरेलल है किसके, द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। अच्छा रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों को प्लस करके, दो वेक्टर जो प्लस होंगे। तो ये दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। आपको मेन मकसद क्या है कि आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाना चाहिए। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि यूनिट वेक्टर आपके पास आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर फाइंड करना है तो आपको यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड से करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो आपको ऑलरेडी 5 गिवन है।
आपके पास यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपको किसका? यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है a प्लस बी का। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिट वेक्टर में फाइंड करना है रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर का, जो a वेक्टर और b वेक्टर है इन दोनों के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब दोनों का प्लस का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो चलिए a वेक्टर क्या है? 2 3 माइनस k। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। a वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और एक आपको b वेक्टर भी गिवन है। b वेक्टर पढ़िए क्या गिवन है? b वेक्टर आपको गिवन है i माइनस टू और k, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, एक आपके पास a वेक्टर है, एक आपके पास b वेक्टर है, ये दो वेक्टर आपको गिवन है, और आपका मेन मकसद है इन दोनों वेक्टर के प्लस का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट मतलब दोनों का प्लस, और उसको हम सी वेक्टर लेट कर लेंगे। लेट, हमने इसका नाम रख लिया सी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, हमने सी वेक्टर मान लिया दोनों के रिजल्टेंट को। तो दोनों को प्लस करो, 2 और 1, ये आपका 3 आई कैप, 3 और माइनस 2 तो प्लस का जे कैप, और माइनस के और प्लस का 0 के कैप, ये आपका सी वेक्टर आ चुका है। इसका मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये आ गया √10। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहता हूं तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर है बेटा 3i कैप प्लस जे कैप और प्लस 0 के कैप। मैग्नीट्यूड क्या है? तो √10 अपॉन में √10 अपॉन में √10 अपॉन में √10। नाउ अब मुझे फाइंड क्या करना था? मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको वेक्टर फाइंड करना है ना, तो यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड से करनी पड़ती है। वेक्टर फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई, वेक्टर फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड से करनी पड़ती है। तो यूनिट वेक्टर तो आपके पास आ चुका है, दिस इज यूनिट वेक्टर। अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा मैग्नीट्यूड से, जो कि गिवन है 5, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैग्नीट्यूड से, तो मेरा वेक्टर आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो अब मैं लिखूंगा बेटा रिक्वायर्ड वेक्टर, जो मुझे वेक्टर फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा? रिक्वायर्ड वेक्टर का बनेगा 5 मैग्नीट्यूड है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर के साथ, ये है, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, तो 15i कैप अपॉन में √10 प्लस 5j कैप अपॉन में √10 और प्लस 0 के कैप अपॉन में √10। और 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप इन दोनों को भी छोड़ दोगे तो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने है, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर तैयार है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? और अच्छे से समझाओ। पूरा एनसीईआरटी का आंसर मैच करना है तो आपको रेशनलाइज करना है, इसको रेशनलाइज कर दो तो एनसीईआरटी का आंसर मैच कर जाएगा। अगर आप कहते हो भाई पूरा मुझे एनसीईआरटी का ही आंसर चाहिए तो इसको रेशनलाइज कर दो। √10 को रेशनलाइज करोगे क्या होगा? 15 √10 अपॉन में 10 बन जाएगा। रेशनलाइजेशन आप सबको आता होगा, आई कैप। इसका रेशनलाइजेशन करोगे 5 √10 अपॉन में 10 जे कैप। ये छोड़ दो, के तो 0 ही है, छोड़ दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 √10 आई कैप। 5 से कट जाएगा बेटा, 5 2 जा 10, तो √10 अपॉन में 2 जे कैप। तो ये आपका एनसीईआरटी का, क्योंकि कई बच्चों की हैबिट होती है सर एनसीईआरटी का एज इट इज आंसर आना चाहिए, तो ये आई थिंक आपका एनसीईआरटी का रिक्वायर्ड आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा समझना चाहोगे? देखिए मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो आप, अपनी मर्जी से कोई भी एक यूनिट वेक्टर ले लो। अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है, हमने पढ़ा था। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा? यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर मेरे पे यूनिट वेक्टर हो और मैग्नीट्यूड हो तो मैं वेक्टर फाइंड कर सकता हूं। मेरे पे यूनिट वेक्टर हो और मैग्नीट्यूड हो तो मैं वेक्टर फाइंड कर सकता हूं। तो ये तो मुझे गिवन था, ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। क्या गिवन था? 5। ये इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी 5 की, मैग्नीट्यूड 5 है, केवल मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कैसा आएगा? तो इन दोनों के रिजल्टेंट से आपको ए गिवन था,
आपको b गिवन था, आपने दोनों को प्लस करना है, जिसे आपने c लेट कर लिया। c वेक्टर आपके सामने आ चुका है, c का आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, या c आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। और आप रिक्वायर्ड वेक्टर कब फाइंड करोगे? जब मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। मैग्नीट्यूड कितना था? 5 था। यूनिट वेक्टर क्या था? ये था। तो 5 की मल्टीप्लाई आपको इन सबसे करनी पड़ेगी। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ गया। और अगर आप चाहते हो भी एनसीईआरटी का एज इट इज आंसर, तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के बाद काट पीट के आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? और ये कॉन्सेप्ट मैंने 10.2 में भी समझाया था, वहां भी आप जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। 3 वेक्टर आपके पास है और फाइंड ए यूनिट वेक्टर। फिर आपसे कह रहा है यूनिट वेक्टर फाइंड करो। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, जो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इनके पैरेलल है। अल्टीमेटली आपको ये सब सारी वैल्यू फाइंड करना है। इसको हमें डी वेक्टर मान लेंगे। ये सारा ऑपरेशन करने के बाद इसे हम डी वेक्टर मान लेंगे कि डी वेक्टर है, और उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले ये चीज कर लेते हैं, है ना? पहले ये चीज लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्या है? आई जे के। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, ए वेक्टर आपके पास है बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आपके पास ए वेक्टर है। नाउ बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर देखिए आपके पास 2i माइनस जे प्लस 3k। 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस 3k, ये आपके पास बी वेक्टर है। और सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर आपके पास है i माइनस 2 जे प्लस के। i माइनस 2 जे प्लस के। और आपको यूनिट वेक्टर किसका फाइंड करना है? तो 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है बेटा? इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए 2a वेक्टर यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2i कैप, 2j कैप, 2k कैप, ये आपका 2a हो गया। 2a हो गया। माइनस b कीजिए, माइनस b, सबके साइन चेंज कर दो, तो माइनस 2i कैप प्लस j कैप और माइनस 3k कैप, ठीक है बेटा? और फिर क्या है? तो 3c कैप, 3c वेक्टर, 3c वेक्टर, 3c वेक्टर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है बेटा? और इसको कुछ लेट कर लो। इसको हमने मान लिया, ये जो आप निकाल लो ना, इसको डी वेक्टर लेट कर लिया। लेट हमने इसको डी वेक्टर लेट किया। ये जो चीज है ना 2a माइनस बी प्लस 3c, इसको हमने डी वेक्टर मान लिया, लेट कर लिया। 2i में से 2i, ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, केवल 3i बचेगा। 3i, 2j माइनस 2j में j प्लस कर दो, 2j में j 3j माइनस 6j, तो माइनस 3j बचेगा। 2k माइनस 3k से माइनस प्लस 3k कैंसिल हो गया, प्लस का 2k बच गया। तो ये आपका डी वेक्टर आ गया बेटा। अब d का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि अभी हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करो बच्चों। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 22 आ गया, है ना? 18 और 4, 9 और 18 और 4, 22 हो गया। और आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? डी वेक्टर अपॉन में डी का मैग्नीट्यूड। तो डी वेक्टर तो आपके पास है ही, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और अपॉन में मैग्नीट्यूड अंडर रूट 22 अंडर रूट 22 अंडर रूट 22। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है जो आपको फाइंड करना था। दोबारा समझना चाहोगे? एक बार जल्दी से दोबारा समझ लो। देखिए बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ठीक है? ये 3 वेक्टर आपको गिवन है और आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है? तो इस चीज का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है बेटा। इस चीज का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसको यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले ये चीज हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमने प्लस माइनस कर लिया, 2 की मल्टीप्लाई ए से कर दी, माइनस बी कर ली, 3c कर ली, सब कुछ करने के बाद ये आ गया। और इन सबको मैंने एक नया नाम दे दिया डी वेक्टर। इन सबको नाम दे दिया मैंने डी वेक्टर। अल्टीमेटली ये जो नया नाम दिया ना, इसका मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा। और इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। सिंपल। बताओ कितना आसान है। बहुत इजी तरीके से मैथ की जा सकती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, चीजों को रटिए मत, स्टेप को समझिए, कॉन्सेप्ट वाइज चलिए। तो ना केवल आपका 12th क्लियर हो जाएगा अच्छे नंबरों से,
जो कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं, अगर आप रटोगे तो आपको दिक्कत होगी आगे। 12th तो निकल जाएगा, 12th में पास हो जाओगे, नंबर भी आ जाएंगे, बट अगर कंपटीशन एग्जाम पे सोच रहे हो तो वहां आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन में 8 पढ़िए बेटा। शो डैट द पॉइंट, आपके पास 3 पॉइंट है बेटा, ए बी एंड सी। ये 3 पॉइंट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये कोलिनियर है। अच्छा, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। कोलिनियर के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चों कि हम 3 बार मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड। अगर 2 के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो ये कोलिनियर कहलाता है। उसके बाद एंड फाइंड द रेशियो। चलिए सेकंड पार्ट है, बाद में बात करेंगे सेकंड पार्ट की, पहले मैं ये फर्स्ट पार्ट करा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। आपको ए पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट पर ये क्या है, 1 - 2 और -8, 1 - 2 और -8, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट है 5 0 - 2, 5 0 - 2, ये आपका बी पॉइंट है। और सी पॉइंट है आपके पास बेटा 11 3 7, 11, सी पॉइंट आपके पास 11 3 7। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर आपको अच्छे से निकालना आता है। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कीजिए, 5 में से 1 माइनस होगा 4 आई कैप, सेकंड में से सेकंड माइनस कीजिए तो प्लस का 2 जे कैप, और थर्ड में से थर्ड माइनस कीजिए बेटा तो -2 में से आप माइनस करोगे -8 को तो +8, तो ये बचेगा प्लस का 6 जे कैप। और बगल में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए हाथों हाथ, बाद के लिए कुछ मत छोड़िए, यहीं पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। तो चलिए हाथों हाथ मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, सबको ऐड करूंगा 56 आएगा। 56 फैक्टर कर लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा बेटा, 2√14 ये आपके पास बचेगा। नाउ अब बीसी वेक्टर फाइंड कीजिए हाथों हाथ। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे, 11 में से 5 माइनस करो 6 आई कैप, 3 में से 0 माइनस करो तो +3 जे कैप, और 7 में से -2 माइनस करो तो +9 के कैप। ये आपके पास आ चुका है। नाउ इसका मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड, हाथों हाथ मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। तो 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर आपका 81 हो गया, यह आ जाएगा 126। और फैक्टर अगर आप करोगे तो 3 का पेयर बन जाएगा बेटा 3√14, ये आपका दूसरा आ गया। नाउ अब AC वेक्टर निकालिए। AC वेक्टर बेटा फर्स्ट में से 11 में से 1 माइनस करो 10 आई कैप, सेकंड में से सेकंड 3 में से -2 करोगे तो प्लस का 5 जे कैप, और 7 में से -8 करोगे तो +15 के कैप। और हाथों हाथ हम यही बगल में AC का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। तो चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, और 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। सबको ऐड कर लोगे तो √350 हो जाएगा। 350 के आप फैक्टर करो तो ये बन जाएगा 5 का पेयर बनेगा, 5√14 आएगा। अब आप क्लियरली देखो, एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व करो बच्चों कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है। 214 और 314 दोनों को प्लस करेंगे तो 514 ही तो होगा, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है, हेंस इट इज अ कोलिनियर। तो हम लिख देंगे कि AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा AC के मैग्नीट्यूड का, जो कि पहचान है कोलिनियर का, हेंस ABC आर कोलिनियर, इसलिए ABC जो है वो कोलिनियर है। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना था कोलिनियर, तो पहले पार्ट का आप रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने है बेटा, जल्दी से फर्स्ट पार्ट नोट कीजिए कोलिनियर के लिए। अब मैं आता हूं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट भी है फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करना है जिसमें B डिवाइड करता है AC को, B डिवाइड करता है AC को, इट मींस A C और B उसको डिवाइड करता है, यानी B बीच में आएगा। कहने का मतलब ये है बेटा, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, सेकंड पार्ट आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई A और C जो है ना, A और C, एक A पॉइंट है, एक आपके पास C पॉइंट है, इसको डिवाइड करता है B पॉइंट। तो A पॉइंट क्या था? A पॉइंट आपके पास है बेटा 1 -2 और -8, 1 -2 और -8, ये A पॉइंट है। और C पॉइंट क्या है? तो C पॉइंट 11 3 और 7, 11 3 और 7, B इसको डिवाइड करता है, और B की वैल्यू क्या है? 5 0 -2, 5 0
5 0 -2 और रेशियो हमें नहीं पता तो k रेशियो 1। मैंने आपको बताया था जब रेशियो नहीं पता होता तो हम रेशियो हमेशा k रेशियो 1 मानते हैं। लेट रेशियो इक्वल टू k रेशियो 1 और रेशियो के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला कहते थे। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। याद कीजिए बेटा सेक्शन फॉर्मूले के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे। चलिए OB वेक्टर इक्वल टू M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन में M प्लस N। हम बेटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं रेशियो के लिए। नाउ OB वेक्टर आपके पास है। OB वेक्टर मींस B का पोजीशन वेक्टर। OB वेक्टर का मतलब होता है B का पोजीशन वेक्टर, जो कि आपके पास क्या है तो 5i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप। चलिए MB वेक्टर, M क्या है, M होता है पहला रेशियो जो कि K है बेटा। M क्या है, K है। B वेक्टर, B मतलब दूसरा वेक्टर जो कि आपका आ जाएगा 11i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप। बेटा B वेक्टर का मतलब होता है सेकंड वाला पोजीशन वेक्टर। जी हाँ, B का मतलब होता है सेकंड वाला पोजीशन वेक्टर। N मतलब रेशियो, रेशियो क्या है 1 तो 1 आ गया। और A वेक्टर का मतलब होता है फर्स्ट। A वेक्टर का मतलब पहले वाला। A फॉर एप्पल मतलब A वेक्टर का मतलब है पहले वाला पोजीशन वेक्टर। तो डेट इज 1 लिखा हुआ ना, तो आप 1 के लिए तो सिंपल i कैप लिखे, माइनस 2 के लिए आप 2 j कैप और 8 के लिए माइनस 8 k कैप। हियर इज द वैल्यू और अपॉन में क्या m प्लस n डेट इज k प्लस 1, k प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। नाउ 5i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप इक्वल टू, अब आपको पता है इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें ये ऐड हो जाएगा। और ऐड करने का तरीका क्या होता था कि i के साथ ऐड होता है, j के साथ और k के साथ। तो चलिए इनको ऐड करते हैं बेटा, 1 बाय 1 करके इनको ऐड करेंगे। एक बात बताइए बेटा कि 11 की मल्टीप्लाई k से हो गया तो क्या बन गया, ये 11k बन गया ना, 11k और प्लस में यहाँ 1 है, प्लस में 1 है और बाहर क्या आएगा i कैप, अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1। पहला हमने अलग कर लिया। नाउ सेकंड, दूसरा देखिए बेटा, k की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये बन जाएगा 3k और साथ में क्या है -2, इनके बाहर आएगा j कैप और अपॉन में आ गया बेटा k प्लस 1। थर्ड की बात करते हैं बेटा, थर्ड की देखो 7 की k से मल्टीप्लाई करोगे तो 7k और माइनस का 8 और बाहर क्या आएगा k कैप, अपॉन में आ गया k प्लस 1। आई होप सबको समझ में आ गया बेटा। I वाले को सेपरेट कर लिया, J वाले को सेपरेट कर लिया, K वाले को सेपरेट कर लिया। ऐसा क्यों करा, ताकि मैं दोनों साइड कंपैरिजन कर सकूं। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड अगर कंपेयर करूं तो आप किसी को भी कंपेयर कर लो, आई चैलेंज, आप किसी को भी कंपेयर कर लो। आप I को कंपेयर कर लो, आप J को कंपेयर कर लो, आप K को कंपेयर कर लो, आपका आंसर एक जैसा ही आएगा। आप किसी को भी सॉल्व कर लो, I को इक्वल रख के सॉल्व कर लो, J को इक्वल रख के सॉल्व कर लो, K को रख के सॉल्व कर लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। हो गया, यही आपका रेशियो फाइंड करने का तरीका था। तो हम किसी को भी रख सकते हैं, तो वैसे तो आप किसी को भी रख लो, लेकिन समझदार बच्चा J वाले को यूज करेगा। आपको रीजन दिख गया होगा क्योंकि इसका एक पार्ट जो है 0 है। तो वैसे आप इसको भी रख के कर लो। एक काम करो, मैं तो 0 रख के सॉल्व कर लेता हूं, मैं 0 वाला सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि 0 को सॉल्व करना आसान है। आप एक काम करना, या तो फर्स्ट को या थर्ड को इक्वल रख के सॉल्व करना, आप देखना आंसर सेम आएगा। आपका आंसर मेरा आंसर बिल्कुल मैच करेगा। किसी को भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। चलिए बच्चा, तो कंपेयर कर लिया, यहां तो मिल गया 0, J के साथ 0 है और यहां J के साथ क्या है 3k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1। नाउ इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 3k माइनस 2 की 1 से करोगे तो 3k माइनस 2 और k प्लस 1 की 0 से करोगे तो 0, 3k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2, 3 आ जाएगा आपका डिवाइड में। हेयर इज द वैल्यू फॉर द k एंड दैट इज द रेशियो। रेशियो आपके पास आ चुका है 2:3। हेयर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, मैंने तो j रखा है, J को इक्वल करा, आप चाहो तो I वाले को इक्वल रख के कर लो या K वाले को इक्वल कर लो, आप देखना आंसर आपका यही आएगा, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपका सेकंड पार्ट था जिसमें आपको ये गिवन था कि A और C के बीच में B आता है तो हमें रेशियो फाइंड करना है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। M मीन्स पहला रेशियो, B मतलब दूसरा पोजीशन वेक्टर, N मीन्स सेकंड रेशियो, A वेक्टर मतलब पहला पोजीशन वेक्टर और K प्लस 1 आ जाएगा। फिर दोनों को प्लस करने का तरीका, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ सेपरेट कर दिया, J को J के इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका रेशियो निकल गया 2:1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए बेटा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R। आपको एक पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है।
विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, जो एक लाइन को डिवाइड करता है, वो लाइन किस किस से बना हुआ है, तो P और Q से। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, इनके बीच में कोई R पॉइंट है और हमें यही फाइंड करना है, R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। वो पोजीशन वेक्टर R, जबकि P और Q आपको गिवन है, ये P का पोजीशन वेक्टर है, ये Q का पोजीशन वेक्टर है और ये एक्सटर्नली डिवाइड होता है। अब आपको ये चीज याद रखना है कि एक्सटर्नली डिवाइड होता है तो फॉर्मूला माइनस वाला यूज होगा। इन द रेशियो, इसका रेशियो क्या है, तो 1 और 2 का रेशियो है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 2 पार्ट है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने वाला हूं। आप इस प्रकार से समझिए कि आपके पास एक P पॉइंट है, एक आपके पास Q पॉइंट है, इनके बीच में कोई R पॉइंट है। यहां पे आपको OP का पोजीशन वेक्टर गिवन है। OP का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2a प्लस बी, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और OQ का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, OQ का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, जो कि आपके पास है a माइनस 3b, a माइनस 3b, a माइनस 3b। इनका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2 और आपको R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। इट मींस आपको ये चीज फाइंड करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। P गिवन है, Q गिवन है, इनके बीच में कोई R पॉइंट है जो इनको 1:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है और हमें R का ही रेशियो फाइंड करना है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला बना हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा। OR वेक्टर फॉर्मूला क्या था, MB वेक्टर। तो B यहां पे कैपिटल B का इस्तेमाल करना है क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल a और स्मॉल b का इस्तेमाल हो चुका है। स्मॉल a और स्मॉल b का ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है तो कैपिटल B लिखना, माइनस MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन में M माइनस N। जो फॉर्मूला होता है एक्सटर्नली का वो हमने लगा दिया। नाउ M क्या है बेटा, M आपके पास 1 है। B वेक्टर क्या है बेटा, B वेक्टर भी सेकेंड वाला वेक्टर जो कि है A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस N क्या है तो 2 है, और A वेक्टर क्या है तो A वेक्टर आपके पास है 2A वेक्टर प्लस का B वेक्टर। अपॉन में आ जाएंगे तो आएगा M माइनस N, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आ गया। चलिए 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस 2 2 जा 4A वेक्टर और फिर ये माइनस 2B वेक्टर, और 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। नाउ A वेक्टर में से 2B वेक्टर को, A वेक्टर में से 4A वेक्टर को माइनस करोगे, A वेक्टर में से 4A वेक्टर को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस 3A वेक्टर, और माइनस का 2 वेक्टर और माइनस का 3 वेक्टर और माइनस का 2 वेक्टर मिलकर बन गया माइनस का 5B वेक्टर अपॉन में माइनस 1। माइनस माइनस माइनस, हर जगह साइन बदल दो क्योंकि हर जगह माइनस है, तो आप साइन चेंज कर दो तो ये आएगा बेटा 3A वेक्टर प्लस का 5B वेक्टर, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर द R। तो ये आपके पहले पॉइंट का रिक्वायर्ड आंसर जो आपसे पूछा जा रहा था उसका ये रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। आगे बढ़ जाए, क्या आपने नोट कर लिया बेटा, दोबारा समझना चाहोगे। आपके पास P है, आपके पास Q है, इनके बीच में कोई R पॉइंट है, आपको R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, आपने रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, सबकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ B वेक्टर का मतलब होता है सेकंड पोजीशन वेक्टर, A वेक्टर का मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, सबकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ इसमें सेकंड पार्ट भी है बेटा, एक चीज और आपसे पूछा जा रहा है, शो करो, शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। यहां शो करना है कि P जो है वो आपका मिड पॉइंट होना चाहिए, P जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए, किसका, R और Q का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है जी, प्रूफ करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। क्या प्रूफ करना है बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि P जो है मिड पॉइंट है, किसका, R और Q का। तो एक बात बताइए, R का पोजीशन वेक्टर तो अभी अभी आपने फाइंड किया है, R का पोजीशन वेक्टर क्या था, 3A वेक्टर प्लस का 5B वेक्टर, ये था R का पोजीशन वेक्टर। और Q का पोजीशन वेक्टर क्या था, Q का पोजीशन वेक्टर आपके पास था A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। Q का पोजीशन वेक्टर है बेटा A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। और अगर P मिड पॉइंट है, अगर P क्या है, मिड पॉइंट, तो हम प्रूफ करना चाहते हैं कि P वाकई में मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के देखते हैं
क्या P की वैल्यू वही आती है जो हमारे पास है? तो पता लग जाएगा कि भाई मिड पॉइंट है या नहीं है। तो अगर P मिड पॉइंट है, P इज अ मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं कि अगर P मिड पॉइंट होगा तो आप OP वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे। मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला यही होता है कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे। तो पहला क्या है, पहला है OR वेक्टर, सेकंड क्या है OQ वेक्टर। इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या वही आंसर आ रहा है जो हमारे पास है। चलिए 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं बेटा। OR वेक्टर क्या है 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, ये पहला वेक्टर। और OQ वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर आपके पास A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर अपॉन में 2। नाउ 3A और A को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4A वेक्टर, और 5B में से 3B को माइनस करेंगे तो प्लस का 2B वेक्टर अपॉन में आ गया बेटा 2 से सब डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर। जी हाँ, आपका आंसर वही आ रहा है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। देखिए आपका जो OP वेक्टर है, आपका जो OP वेक्टर है ये वही आ रहा है ना, ये OP वेक्टर वही आ रहा है जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इट मींस आपने प्रूफ कर दिया कि वाकई में P जो है ये मिड पॉइंट है R और Q का, क्योंकि आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाने के बाद P की वैल्यू वही आ रही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो P मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया आपने RQ का। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड पॉइंट का रिक्वायर्ड आंसर होगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, नोट डाउन करो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। द टू एडजेसेंट साइड, अच्छा एडजेसेंट साइड क्या होता है मैंने आपको कई बार बताया, जो अगल बगल वाली साइड होती है। ये A हो गया और ये B हो गया। एडजेसेंट साइड मतलब बिल्कुल पड़ोस में जो होता है, अगल और बगल वाला जो साइड होता है उसे एडजेसेंट साइड कहते हैं। ऑफ अ पैरेललोग्राम R, दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, ये पहले का और ये दूसरे का। बहुत बढ़िया, इट मींस आपको A वेक्टर गिवन है और B वेक्टर गिवन है। कमाल हो गया, A वेक्टर भी गिवन है और B वेक्टर भी गिवन है। आपको वेक्टर भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वेक्टर साइड का वेक्टर आपको गिवन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो पैरेलल हो इसके डायगोनल के, जो पैरेलल हो इसके डायगोनल के। तो पहले हम डायगोनल निकालेंगे और डायगोनल निकालने के हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। और ट्रायंगल प्रॉपर्टी याद कीजिए, अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, जो इसका डायगोनल होगा वो होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी में आपको मेनी टाइम्स मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, ये पैरेललोग्राम है, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, और आपको A वेक्टर और B वेक्टर की वैल्यू गिवन है। A वेक्टर आपके पास है बेटा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये A वेक्टर है। B वेक्टर है बेटा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। नाउ अब आप चाहते हो कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इसके डायगोनल के पैरेलल हो, तो पहले डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। और ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि अगर आपको एक साइड पता है, दूसरा साइड पता है, तो तीसरे साइड होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर का। और ये मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी को याद रखिए, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, जो तो थर्ड साइड होगा वो होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर के इक्वल। तो हम डायगोनल फाइंड करने वाले हैं, हम डायगोनल फाइंड करने वाले हैं बेटा। तो डायगोनल किसके इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर एज पर द ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 2i में i प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 3i, माइनस 4 में 2 और माइनस 4 और माइनस 2 माइनस का 6j और 5 माइनस 3 तो प्लस का 2k कैप। ये आ गया डायगोनल, ये आपके डायगोनल की वैल्यू आ गई। इसे हम मान लेंगे C वेक्टर कि ये हमारा C वेक्टर है। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक सारी बातें क्लियर है। A वेक्टर गिवन था, B वेक्टर गिवन था, इन दोनों की मदद से मैंने डायगोनल फाइंड कर लिया, डायगोनल को मैंने C वेक्टर लेट कर लिया कि मेरा C वेक्टर है। और अब आपसे क्या कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। फाइंड द यूनिट वेक्टर, इस C वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करो, पैरेलल तो इस डायगोनल, जो डायगोनल के पैरेलल है। तो डायगोनल तो आपने फाइंड कर लिया जो कि C वेक्टर हो गया, C वेक्टर आपका डायगोनल है, इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और यूनिट वेक्टर के लिए क्या करता है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो चलिए मजे से इसका पहला मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तीनों को बेटा ऐड करोगे तो ये 49 हो जाएगा और 49 आपका 7 में कन्वर्ट हो जाएगा।
नाउ यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर क्या है बेटा? 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7, क्योंकि मैग्नीट्यूड था। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ चुका है, जो आपसे पूछा जा रहा था उसका आंसर आ चुका है। आई थिंक इसमें 2 पार्ट है, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? दोबारा समझाऊं। आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है, आपने डायगोनल निकाल लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से दोनों को ऐड कर दिया, डायगोनल को आपने सी वेक्टर फाइंड कर लिया। इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर सी कैप का फॉर्मूला होता है सी वेक्टर अपॉन में सी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया और ये आपका यूनिट वेक्टर आ चुका है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट पढ़िए। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? दोनों का क्रॉस और उसका मैग्नीट्यूड याद कीजिए। सॉरी बेटा, एरिया फाइंड करने के लिए, एक पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा कि ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए। ऐसा मैंने 10.4 में आपको समझाया था, जाके देखना वीडियो 10.4 का, वहां पे ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो चलो बच्चों पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और क्रॉस के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर क्या है बेटा? 2 - 4 और 5, 2 - 4 और 5, और दूसरा क्या है? 1 - 2 और -3, 1 - 2 और -3। वेक्टर फाइंड करें बेटा। आई कैप ये चला गया, कॉलम एंड रो हटा दो। -4 की -3 से करोगे 12, माइनस ये प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस जे कैप, कॉलम एंड रो हटा देंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 5 हो गया, और प्लस का के कैप निकालोगे तो कॉलम एंड रो हटा दो, -4 में से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। क्लियर है बेटा? नाउ ये आ गया 22 आई कैप, माइनस का 11 प्लस का 11 जे कैप और प्लस का 0 के कैप। ये आपका क्रॉस आ गया। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो अब आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बच्चों। √22 का स्क्वायर 484, 11 का स्क्वायर 121, दोनों को ऐड कर लो तो 4 और 1 आपका 5 आ गया, 8 और 2 10, 1 बचा तो ये आपका 5 और 6 605, यही आएगा बेटा, 605 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा। अब इसके एक बार देख लेते हैं पेयर बन रहा है क्या, किसी 11 वगैरह से पेयर बन जाए, या 5 से। 605 को 5 से डिवाइड करके देखता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा और 5, वो बन गया जी। ये देखिए 11 का पेयर बन गया, बहुत बढ़िया, 11 का पेयर बन गया बेटा। 121 होता है ना 11 का स्क्वायर, तो 11 √5 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया। ये आपका एरिया आ चुका है, ठीक है बेटा, ये आपका एरिया आ गया 11 √5 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड, दोनों के क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड होता है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया एक लाइन में, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट डाउन करो, पहले आपको क्रॉस निकालना है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहलाता है। आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो, आप यहां पे आंसर लिख के ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो इक्वल होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, जो कि आया 11 √5 स्क्वायर यूनिट। आप चाहो तो एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा के ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है और इसकी वैल्यू ये आई है, ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। जल्दी नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। शो दैट, प्रूव करो द डायगोनल कोसाइन, डायगोनल कोसाइन मींस LMN, ये तीनों वैल्यू आपको शो करनी है कि डायगोनल कोसाइन जो होता है किसी वेक्टर का, वो इक्वली इंक्लाइंड करता है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल बनाता है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब बराबर एंगल बनाता है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, अब जाके चेक करो 10.2 या 10.3 में क्वेश्चन था ये इक्वली इंक्लाइंड का, शायद 10.3 में था ये। तो प्रूव करो कि डायगोनल कोसाइन इक्वली इंक्लाइंड करेगा, यानी बराबर एंगल बनाएगा
अपने एक्सेस के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। अगर ऐसा है तो उसका जो एलिमेंट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, वो उसका आंसर ये आना चाहिए, एलिमेंट ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है कि L जो है और M जो है वो और जो N है ये तीनों इक्वल है। ये चीज आपको गिवन है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों बराबर का एंगल बनाता है, तो L M N तीनों इक्वल है, ये चीज आपको गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि इनका आंसर जो है ना वो आपको प्लस माइनस 1/√3 में आना चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बड़ा आसान है। वी नो दैट, वी नो, हम जानते हैं इनका एक रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। L स्क्वायर की जगह L स्क्वायर, मैं M स्क्वायर की जगह फिर से L स्क्वायर, और बेटा N स्क्वायर की जगह फिर से L स्क्वायर, क्योंकि तीनों ही इक्वल है, इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तीनों को ऐड कर दो बेटा, तीनों को ऐड करोगे तो 3L स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा। L स्क्वायर इक्वल टू 1/3, L इक्वल टू स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1/√3, ये आपकी L की वैल्यू आ गई। और अगर L आपके पास ये है तो सीधी सी बात है M भी वही होगा और आपका N भी यही होगा, तो सबकी वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 ही तो आएगी, क्योंकि तीनों इक्वल थे। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, ये आपने हेंस प्रूफ कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दोबारा समझाओ। चलिए दोबारा समझाता हूं। आपको गिवन है कि LMN जो है वो इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड करे। अगर LMN इक्वली इंक्लाइंड करे तो डायरेक्शनल कोसाइन प्लस माइनस 1/√3 आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये चीज आपको गिवन है कि तीनों इक्वल है, ठीक है जी। अब हमें तीनों का एक रिलेशन पता है, संबंध पता है, क्या कि तीनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 होता है। इसकी जगह यही, M की जगह भी L, N की जगह भी L, ये सेम 3L स्क्वायर 1, 3 से डिवाइड हो जाएगा और स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो L की वैल्यू, अगर L की वैल्यू ये है तो M भी यही होगा, N भी यही होगा, सबकी वैल्यू यही आएगी, क्योंकि इक्वल इंक्लाइंड है। गिवन था कि तीनों इक्वल है, तो ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है बेटा। बड़ा आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था मिसलिनियस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लेट A आपको गिवन है, आपके पास B गिवन है, आपको एक C वेक्टर भी गिवन है, फाइंड अ वेक्टर। अब आपसे कह रहा है ऐसा वेक्टर फाइंड करो, D वेक्टर, एक ऐसा D वेक्टर फाइंड करो जो कि परपेंडिकुलर हो A और B के साथ। जी हाँ, आपको एक ऐसा D वेक्टर फाइंड करना है जो A और B दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो और CD का डॉट प्रोडक्ट 15 हो। लगाइए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलिनियस में से अगर कोई क्वेश्चन आता है बच्चों तो यो यही वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 इसके स्टेप समझाता हूं। A वेक्टर गिवन है, B वेक्टर गिवन है, C वेक्टर गिवन है, पहले 3 वेक्टर गिवन है, तो बिना टेंशन लिए पहले 3 वेक्टर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो जो चीज आपको गिवन है पहले वो लिख लो। हियर A वेक्टर आपके पास है बेटा I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 2 K कैप। एक B वेक्टर आपको गिवन है बेटा, B वेक्टर आपके पास है 3 I कैप माइनस 2 J कैप और प्लस का 7 K कैप, ये B वेक्टर है। और C वेक्टर भी आपको गिवन है जो कि है 2 I कैप माइनस J कैप और प्लस 4 K कैप, प्लस 4 K कैप, ये 3 वेक्टर आपको गिवन है। फाइंड अ वेक्टर D वेक्टर, आपसे कहा जा रहा है कि एक D वेक्टर फाइंड करो, तो D वेक्टर हमें नहीं पता तो उसको हम लेट कर लेंगे। लेट हमें नहीं पता तो लेट D वेक्टर हमने लेट कर लिया बेटा X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। क्या मेरी बात समझ, यहां तक समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़िए, कभी दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स के अंदर, बिल्कुल आराम से स्मूथली, कभी एक साथ सॉल्व नहीं करना। 3 वेक्टर की बनता, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर मैं लिख लिया, D वेक्टर मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो D वेक्टर है ना ये परपेंडिकुलर है किस पर, A पर और B पर। D वेक्टर जो है बेटा, D वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है A वेक्टर पर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों कि D वेक्टर और A वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। मेरी बात से तो सहमत होंगे, आपको याद होगा परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था बेटा कि अगर कोई वेक्टर दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो चलिए D और A का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखते हैं। D और A का डॉट प्रोडक्ट, D और A का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि D वेक्टर परपेंडिकुलर है A के साथ, D वेक्टर परपेंडिकुलर है A के साथ, तो D और A का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और डॉट प्रोडक्ट हमें अच्छे से आता है,
आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो x आएगा, j की मल्टीप्लाई j वाले से करो तो 4y आ गया, और z की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो प्लस का 2z, प्लस का 2z इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और क्या कह रहा था, आगे पढ़िए। डी वेक्टर बोथ, दोनों पे परपेंडिकुलर, बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। तो चलिए अगले स्टेप में आ जाता है। अब अगला स्टेप में क्या लिखोगे कि डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ। इसका ये मतलब हुआ कि डी और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। मेरी बात से सहमत हो? कोई जल्दबाजी नहीं करी मैंने। डी और ए 0 होगा और डी और बी भी 0 होगा, क्योंकि दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अब मैं डी और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं। डी और बी का डॉट प्रोडक्ट, चलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3i की मल्टीप्लाई x i से करेंगे तो 3x, yj की मल्टीप्लाई -2 से करो तो माइनस का 2y, और z की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो प्लस का 7z इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, दो ही बात हो गई। एंड आखिरी में कह रहा है कि c और d का डॉट प्रोडक्ट 15 है। c और d का डॉट प्रोडक्ट 15 है, तो ये थर्ड कंडीशन आपको गिवन है कि c वेक्टर डॉट d वेक्टर इक्वल टू 15, ये आपको गिवन है। तो c और d का डॉट प्रोडक्ट कीजिए बेटा, ये रहा d और ये रहा c, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का y हो जाएगा, और z की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4z हो जाएगा इक्वल टू आपको 15 गिवन है। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। जिन बच्चों को ये तीन बातें समझ में आ गई, बिलीव मानिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, केवल आपको तीन चीज पता होना चाहिए कहां से आया। सबसे पहली चीज आपको दिया था कि डी वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दूसरा आपको दिया होता डी बी पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। थर्ड आपको दिया था कि सी और डी का डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल है, तो सी और डी का डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल है। ये तीन इक्वेशन आपके सामने है। यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा? आधा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, केवल 3 या 4 लाइन में आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ अब हमारा मकसद है डी वेक्टर को फाइंड करना, क्योंकि अल्टीमेटली हम डी वेक्टर फाइंड करने के लिए कर रहे हैं सब, क्योंकि एक्स आपने एक्स के फॉर्मूले से लेट किया था। डी वेक्टर फाइंड करना है, और डी वेक्टर तभी फाइंड हो सकता है जब मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हो। तो मुझे इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी मेथड से। मेरे पे कई रूल है। मेरे पे मैट्रिक्स मेथड है जिसमें हम ए इनवर्स करके निकालते थे, मेरे पे क्रैमर्स रूल है, और मेरे पे एलिमिनेशन मेथड है। मैं कोई सा भी मेथड इस्तेमाल करके इनमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो आप बिल्कुल ऑब्जर्व करिए कि आप कौन सी वैल्यू आप इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पे तो डिफरेंट मेथड है। ये डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, मैट्रिक्स मेथड से बोलते थे। ये आपका क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व हो जाएगा, और ये आपका एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। चलिए बच्चों, मैं यहां पे क्रैमर्स रूल की बात करता हूं। क्रैमर्स रूल देखिए कैसे लगाते हैं। क्रैमर्स रूल में सबसे पहले डी निकाला जाता है। क्रैमर्स रूल बोलते हैं बेटा। क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व होता है बताता हूं। क्रैमर्स रूल में सिर्फ ये चीज आती है, पहले आपका ये चीज आएगा, कौन? 1 3 2 4 -2 -1 2 7 4, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। जी हाँ, समझ में आ गया बेटा क्रैमर रूल का पहला पार्ट। डी जब हम निकालते हैं तो केवल लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आता है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। चलो डिटर्मिनेंट तो आता है हम सबको। 1 डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये चला गया, ये चला गया, -8, और ये 6 नंबर में आता है, इसलिए बड़े ध्यान से करना बेटा। -8 और प्लस का 7 -4, कॉलम एंड रो हटा दोगे 12, -2 की 7 से करोगे 14, प्लस थर्ड क्या है बेटा 2, कॉलम एंड रो हटा दो तो -3 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 आएगा ना, तो यहां तो माइनस आता है इसलिए 4 हो गया प्लस का। चलिए इसको सॉल्व करने पे मुझे मिला -1। 12 में से 14 घटाओ -2 की -4 से करोगे प्लस का 8 बन जाएगा। 4 में से 3 माइनस करो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2, तो 8 और 2 10 में से 1 माइनस करोगे 9। ये आपका डी आ गया। क्लियर हो गया बेटा? डी कैसे निकाला पता लग गया। अब आएगा बेटा D1 में क्या होता है, डी आपने लिखा है D1 में क्या होता है, ये चेंज हो जाती है, इसकी जगह ये आ जाएगा 0 0 15 0 0 15, बाकी जैसा है वैसे रहेगा। 4 -2 -1 2 7 4, इसे बोलते हैं बेटा क्रैमर्स रूल। ये बहुत आसान होता है, ये बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। अभी आपको दिख जाएगा
इसमें डिटरमिनेंट के अलावा कुछ नहीं फाइंड करना, डिटरमिनेंट आप सबको आता है, तो क्रैमर्स रूल बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना। अभी देखना इस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। डी आपने फाइंड कर लिया, डी मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये डी था। D1 में क्या कहता है, आपने लिखा D1 तो केवल 1 वाला बदल जाएगा, 1 की जगह ये आ जाएगा, 1 की जगह ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए केवल हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 0 को एक्सपेंड करेंगे 0, 0 को एक्सपेंड करेंगे 0, केवल 15 को एक्सपेंड कर दो। जी हाँ, केवल 15 को एक्सपेंड कर दो, तो कॉलम चला गया, रो चला गया। 28 में से माइनस करना है बेटा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 15 और ये 32, 8 और 4 32, 15 2 जा 30, 3 बच गया, 15 3 जा 45 और 3 48, 480 आ जाएगा। ये आपका D1 आ गया। नाउ D2, पता है D2 में क्या होगा बेटा, D2 बताओ केवल ये चेंज हो जाएगा, सेकंड वाला 0 0 15 ये चेंज हो जाएगा, बाकी जैसा था वैसे रहेगा। 1 3 2 और 2 7 4। D2 पता लग गया कैसे निकाला। D2 में सेकंड चेंज होएगा, फर्स्ट आपका सेम रहेगा, थर्ड आपका सेम रहेगा, सेकंड कॉलम आपका चेंज होएगा, और केवल इसको एक्सपेंड करना है। तो -15, अच्छा माइनस क्यों लगाया, बच्चों को पता होगा, डिटरमिन ये ऑड प्लेस है बच्चों ये ऑड प्लेस है, दिस इज द ऑड प्लेस, आपको याद होगा चैप्टर 4, इसको बोलते हैं 3 2, ये 3 2 होता है, 3 + 2 5 होता है, इसे ऑड प्लेस बोलते हैं। ऑड प्लेस के साथ साइन चेंज करना पड़ता है, तो हमने साइन चेंज कर दिया। नाउ कॉलम हटा दो, रो हटा दो, ये कॉलम भी चला गया, ये रो भी चला गया। 7 1 जा 7, -3 2 जा 6 हो गया, तो माइनस का 15 और 1, तो ये आपका माइनस का 15 ही आ जाएगा। D2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको फाइंड करना है D3। क्या फाइंड करना है बेटा, D3 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे D3 के लिए, D3 के क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगा, D3 में सॉरी 3 वाला चेंज हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सेम रहेगा। फर्स्ट क्या था 1 3 2, ये फर्स्ट था। सेकंड क्या था 4 -2 -1, 4 -2 -1, और थर्ड क्या आ जाएगा, तो 0 0 15। आप देख पा रहे हो क्या करा, D1 में जब हमने D1 फाइंड करना, D1 में 1 वाला बदलता है, D2 में सेकंड वाला बदलता है, और D3 में थर्ड वाला चेंज होता है। अब केवल 15 को एक्सपेंड कीजिए, बस 15 को एक्सपेंड कीजिए बेटा, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, कॉलम एंड रो हट गया। -2 में से माइनस करना है बेटा 12 को, तो 15 माइनस का 14, 15 चौके 60, 0 6, 15 4 जा 60, 6 बचा, 15 1 जा 15 और 6 21, माइनस का 210 आ गया। ठीक है बेटा। नाउ अगर मुझे x निकालना है तो x का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में D, D1 अपॉन में D। D1 क्या था बेटा, D1 चेक करो एक बार, D1 था आपके पास 480 480, अपॉन में D था आपके पास 9। ठीक है, डिवाइड हो सकता है क्या, 3 से डिवाइड करके देखो, पहले डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर दो। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा बेटा, है ना, तो नहीं होगा। चलो 3 से डिवाइड कर दे, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा और 3 6 जा 160, तो 160 अपॉन में 3 आ जाएगा। चलिए ये आ गया पहला आंसर। y निकालने के लिए आपको D2 अपॉन में D करना पड़ेगा, और D2 क्या है बेटा, D2 चेक करो, D2 क्या आया था, D2 आया था -15, D2 आया था बेटा -15, और D आया था आपके पास 9, D आपके पास कितना आया था, 9 आया था, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -5 अपॉन में 3, ये आपका सेकंड हो गया। और Z होता है बेटा D3 अपॉन में D, D3 आपके पास था -210, माइनस का 210 अपॉन में 9, 3 से कैंसिल कर लो, तो -70 अपॉन में 3, तो x y z तीनों आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया। नाउ d वेक्टर आपने लेट किया था, d वेक्टर क्या था बेटा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, आपके पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 160 अपॉन में 3 i कैप, y की वैल्यू क्या है, तो -5 अपॉन में 3 j कैप, और z की वैल्यू क्या है,
तो -70/3 k कैप, हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर आ गया डी वेक्टर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मेनी टाइम बहुत ज्यादा ये एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा हर बार लगभग एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको दोबारा समझना है तो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक बार जल्दी से दोबारा एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, सी वेक्टर गिवन था। बिल्कुल स्टेप बाय चलेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टेप बाय चलेंगे। 3 वेक्टर गिवन था और डी वेक्टर हमें फाइंड करना था, तो जो फाइंड करना उसे मैंने लेट कर लिया। भाई एक्स वाई जेड मुझे नहीं पता, मैंने फाइंड इसे लेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन में कंडीशन ये थी कि डी वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है, यानी डी और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट निकाला, पहला इक्वेशन। डी वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, तो डी और बी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दूसरा, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट 15 है, तो सी और डी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 15। 3 इक्वेशन बन गया। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद डिफरेंट मेथड है। मेरे पे एलिमिनेशन मेथड है, मेरे पास क्रैमर्स रूल है और मेरे पास मैट्रिक्स मेथड है। तो इसके बाद मैं आप पे छोड़ देता हूं, आपको जो मेथड अच्छा लगे। अगर पर्टिकुलर मुझसे पूछा जाए तो मुझे क्रैमर्स रूल सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत आसानी से आंसर, इसमें ना तो इनवर्स निकालना पड़ता है, ना एडजॉइंट निकालना पड़ता है, ना ट्रांसपोज का कोई चक्कर, कुछ नहीं करना, केवल हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना था। तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप किसी भी मेथड से करोगे, आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये ऑब्जेक्टिव है। हमारा काम है केवल आपको यहां तक समझाने का रियल में, कि हम 3 इक्वेशन बना के दे सकते हैं। 3 इक्वेशन सॉल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने आपको क्रैमर्स रूल से समझाया कि पहले डी निकालिए। डी में क्या होता है, केवल लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो आपका डिटर्मिनेंट 9 आया। D1 में क्या करते हैं, ये वैल्यू चेंज होती है, पहला कॉलम चेंज होता है। किससे चेंज होता है, तो इस वाले से, लास्ट वाले से। ये आपने चेंज कर दिया, बाकी सेम रहेगा, डिटरमिनेंट आपका ये आ गया। फिर D2 निकालते हैं। D2 में क्या करते हैं, सेकंड वाला चेंज कर लेते हैं, फिर बाकी सब ऐसे ही, डिटरमिनेंट निकाला, ये आ गया। D3 में थर्ड वाला चेंज हो जाता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। सॉल्व करेंगे, -210। x का फॉर्मूला होता है D1/d, y का फॉर्मूला D2/d, z का फॉर्मूला D3/d। सबको सॉल्व कर लिया। हमें फाइंड करना था डी वेक्टर, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लो। दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स, दिस इज द वैल्यू फॉर वाई एंड दिस इज द वैल्यू फॉर जेड। तो हेज द डी वेक्टर आपके सामने जो दिख रहा है, ये डी वेक्टर होगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट, ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ। देखिए, क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो आधी चीजें तो वहीं क्लियर हो जाती है। एक डॉक्टर क्या है, अच्छा डॉक्टर कौन होता है, जो बीमारी को बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए यूजुअली बड़े डॉक्टर के पास आप जाओगे ना, तो बहुत सारे टेस्ट लिख देंगे पहले ही, आपको 4 गोली का पुड़िया बना के नहीं देंगे वो, क्योंकि वो बीमारी को समझना चाहते हैं। यही चीज आपके साथ है। आप क्वेश्चन को समझिए तो आपको 90% चीज क्लियर हो जाएगी। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, किसी यूनिट वेक्टर के साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ। और यूनिट वेक्टर कौन है, द सम ऑफ द, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो सम करके आएगा, इन दोनों वेक्टर का जो सम करके आएगा, उसका यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, दोबारा बताओ, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है, किसी यूनिट वेक्टर के साथ। और यूनिट वेक्टर किसका होगा, तो इन दोनों के सम का, इन दोनों के सम का। तो पहले बच्चों हम इन दोनों का सम करके इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इन दोनों का सम करके पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जो भी इसका यूनिट वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, उसका डॉट पढ़ेंगे इस वाले के साथ। क्लियर हो गया, इन दोनों का सम करके इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जो भी यूनिट वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ। ये क्वेश्चन में कह रहा है, और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करें, क्लियर है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया कि ये मेरे लिए ए वेक्टर है और ये मेरे लिए बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये मेरे लिए बी वेक्टर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लेट ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर 2i4j - 5k, 2i4j 2i4j - 5k, ये ए वेक्टर है। और बी वेक्टर क्या है बेटा, लैम्डा i 2j 3k, लैम्डा i 2j
3k, ये आपका बी वेक्टर है। मुझे इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो लेट, मैंने सी वेक्टर मान लिया जो इन दोनों का सम होगा, जो इन दोनों का सम होगा उसे मैंने सी वेक्टर मान लिया। चलिए दोनों का सम निकालते हैं। आई को आई के साथ ऐड कीजिए, तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, जे को जे के साथ एडजस्ट कीजिए, तो 4 प्लस 2, इसको तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 6 लिख दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैं ऐड नहीं कर सकता था, इसको तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो ना, 4 प्लस 2 ये 6 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 ये आपका 6 जे, और माइनस का 5 और प्लस का 3, तो माइनस का 2 के कैप हो गया। ये आपका सी वेक्टर आ गया। नाउ अब मैं इसका निकालूंगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाले हम, आगे बढ़ जाए बेटा। इसका फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 लैम्डा और प्लस 36 में 4 ऐड कर लो, 40 हो जाएगा। नाउ मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया बेटा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया, तो उसको तरीके से लिखूंगा तो पहला आएगा लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस का 4 लैम्डा और 4 में 40 ऐड कर लोगे तो प्लस का 44, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ अब मुझे सी कैप निकालना है, यानी सी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर क्या था, सी वेक्टर आपका था, सी वेक्टर आपका ये आया था बेटा, ये सी वेक्टर था। सी वेक्टर क्या था बच्चों, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j माइनस 2k, ये आपका सी वेक्टर था। और सी का मैग्नीट्यूड आपके सामने ही लिखा हुआ है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये आपका आ गया सी कैप, यानी सी का यूनिट वेक्टर। यहां तक समझ में आ गया बेटा। दोबारा बताऊं आपको, सुनिए। आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है, आपको सी वेक्टर निकालना है जो इन दोनों का सम के बराबर है। इन दोनों का सम निकाल लिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालते चले गए, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। सी एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसका डॉट प्रोडक्ट, ये यूनिट वेक्टर है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ था, पढ़िए। द स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर तो आप निकाल चुके हो, यूनिट वेक्टर आप निकाल चुके हो, जो सी वेक्टर आया था वो यूनिट वेक्टर था, तो इसका यूनिट वेक्टर तो आप निकाल चुके हो। तो इसका बच्चों डॉट प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर के साथ इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है, इक्वल टू 1। इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ इक्वल टू 1 है। तो i प्लस जे प्लस के, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपसे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ इक्वल टू 1, ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है, यूनिट वेक्टर के साथ। इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ, इसके साथ इक्वल टू 1। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। i प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, सी कैप के साथ, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, ठीक है बेटा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, तो अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, और इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट हम सबको आता है, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करिए, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा बचेगा, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे तो प्लस 6 बचेगा, के की मल्टीप्लाई के के साथ करेंगे माइनस का 2 बचेगा, अपॉन में यही आएगा आपके साथ लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 44 इक्वल टू 1। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, लैम्डा प्लस 6 अपॉन में बच गया अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 1। नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपके पास इसकी मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे बेटा तो ये आप जाएगा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू लैम्डा प्लस 6।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर जब करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप दोनों पर स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट कैंसिल, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 12 लैम्डा। नाउ लैम्डा स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा बच्चों, आपके पास 4 लैम्डा बच गया, प्लस का 12 लैम्डा, ये आपका माइनस का 12 लैम्डा हो जाएगा, और 36 की जगह 36, प्लस का 44 माइनस का 44 हो गया। 4 लैम्डा में से 12 लैम्डा माइनस करोगे -8 लैम्डा इक्वल टू 36 में से 44 माइनस करो -8 कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 1, तो डेट इज द वैल्यू फॉर द लैम्डा। यही आपको फाइंड करना था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्लियर हो गया। एक बार दोबारा जल्दी से समझ लेते हैं, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, एक बार जल्दी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का सम निकाल लिया, सी वेक्टर, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आने के बाद हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन में ये था कि इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ इक्वल टू 1, तो ये आपके पास है, ये आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ, के की मल्टीप्लाई के के साथ, कट पिट के ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सिचुएशन बन गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट कट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल होने के बाद लैम्डा की वैल्यू। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, लेकिन आप क्वेश्चन को अगर समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगेन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ABC आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर, कह रहा है आपके पास 3 वेक्टर है ABC और ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। अच्छा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब A B पर परपेंडिकुलर है, A C पे परपेंडिकुलर है, B C पे परपेंडिकुलर, मतलब सारे वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इससे आपको क्या मिला, तो क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, इसका ये मतलब बेटा कि A वेक्टर B पे परपेंडिकुलर है, इसका ये मतलब हुआ ना कि A डॉट B जो होगा वो आपका 0 होगा। ऐसे ही B परपेंडिकुलर है C पर, तो आप लिख सकते हो कि B डॉट C जो होगा ये भी आपका 0 होगा। और C परपेंडिकुलर है A पर, इसका ये मतलब हुआ कि C वेक्टर डॉट A वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। ये आपका म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब हुआ। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, जी हाँ, तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। तो हमें एक चीज और मिल गया कि A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड और C मैग्नीट्यूड, ये भी तीनों इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। आगे बढ़ जाते हैं, तो शो करके दिखाओ, क्या प्रूफ करके दिखाना बेटा, क्या शो करना है, द वेक्टर, यानी तीनों के सम का जो वेक्टर है, तीनों के सम का जो वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड करेगा, किसके साथ, A के साथ, B के साथ, C के साथ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल बनाएगा, यानी ये ना, ये A के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, ये B के साथ भी इक्वल एंगल बनाएगा, और ये C के साथ भी इक्वल एंगल बनाएगा। और एंगल निकालने के लिए याद कीजिए कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते थे। कॉस थीटा याद है आपको, A डॉट बी अपॉन में A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला लगाते थे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, ये मेरे लिए A वेक्टर होगा, ये मेरे लिए B वेक्टर होगा, अगेन ये मेरे लिए A वेक्टर होगा, ये मेरे लिए B वेक्टर होगा, अगेन ये मेरे लिए A वेक्टर होगा, और ये मेरे लिए C वेक्टर होगा या B वेक्टर होगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला 3 बार लगाना है, इसको A मानकर, इसको B मानकर, फिर इसको A मानकर, इसको B मानकर, फिर इसको A मानकर, इसको B मानकर। तीनों केस में कॉस थीटा आपका सेम आना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये जो है ना तीनों के साथ इक्वल एंगल बना, इक्वली इंक्लाइंड मतलब तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है। एक बात बताइए, चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा, मैं रफ में याद दिला देता हूं, ठीक है। हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते थे, क्या फॉर्मूला लगाते थे, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, यस और नो, ये फॉर्मूला था या नहीं था, ये लगाते थे ना फॉर्मूला कॉस थीटा का, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला लगाते थे ना। यहाँ A वेक्टर का मतलब कौन है, पहला वेक्टर, और B वेक्टर का मतलब दूसरा वेक्टर। तो बच्चों ये आपका पहला वेक्टर है और ये आपका दूसरा वेक्टर है, मैं ये कहना चाहता हूं। अब समझ में आ गया, ये आपका पहला वेक्टर होगा और ये आपका दूसरा वेक्टर होगा। ऐसे ही दूसरी बार जब निकालोगे तो ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, फिर थर्ड टाइम निकालोगे तो पहला वेक्टर और ये लास्ट वाला दूसरा वेक्टर। तीनों बार कॉस थीटा निकालेंगे, देखेंगे आंसर आता है नहीं आता। तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं कॉस थीटा 1 निकालता हूं बेटा, पहला, या कॉस अल्फा लिख लो, है ना, कॉस अल्फा निकाल लो, कॉस अल्फा लिख लो, कॉस बीटा लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कॉस अल्फा। फॉर्मूला क्या होता था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो A वेक्टर क्या है, A वेक्टर तो ये है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये पूरा ए वेक्टर है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बी के साथ। और बी कौन है? बी आपका ये है, बी आपका बेटा ये है, बी आपका ये है 1 ए वेक्टर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ अपॉन में क्या आएगा बेटा? दोनों के मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले पहला आंसर निकाल के देखते हैं कि वो चीज है या नहीं है, इक्वली इंक्लाइंड है, आएगा या नहीं आएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का ए के साथ डॉट कीजिए तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और सी का ए के साथ डॉट कीजिए तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अपॉन में क्या है? अपॉन में आपके पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में ए मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है, याद कीजिए, क्योंकि ए बी और बी इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट में, सी है, इसकी वैल्यू 0 है। तो आपके पास ओवरऑल क्या आया? कॉस अल्फा क्या आया? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक तो बचा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचा, और अपॉन में क्या बचा? अपॉन में क्या बचा बेटा? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और साथ में ए मैग्नीट्यूड। एक मैग्नीट्यूड से एक मैग्नीट्यूड कैंसिल, एक मैग्नीट्यूड से एक मैग्नीट्यूड कैंसिल, यानी आप लिख सकते हो ए मैग्नीट्यूड अपॉन में ए मैग्नीट्यूड प्लस, ये आपका पहला आ गया। कौन आ गया? कॉस अल्फा आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? मैं दोबारा आपको समझाऊं? दोबारा समझाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 डॉट प्रोडक्ट 0 डॉट प्रोडक्ट 0, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। नाउ बच्चों आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था। जब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते थे क्या लगाते थे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। भाई ये समझो ना, यही तो फॉर्मूला लगाते थे ना। यहाँ ए वेक्टर कौन है? यानी पहला वेक्टर, और पहला वेक्टर कितने भी हो, कितना ही बड़ा हो, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे लिए जो पहला वेक्टर है वो ये है, ये मेरे लिए फर्स्ट वेक्टर है, ये वाला, ये पहला वेक्टर है, और ये मेरे लिए दूसरा वेक्टर है। तो देखो मैंने यही करा, मैंने कुछ अलग नहीं करा। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये पहले का मैग्नीट्यूड, ये दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, ये रहा, ये जैसा था वैसे लिख दिया, सॉल्व करके ये आपका पहला पार्ट आ गया। ये कॉस अल्फा आया। अब कॉस बीटा निकालते हैं। कॉस बीटा, दूसरा आंसर निकाल के देखते हैं, तीनों सेम आना चाहिए। कॉस बीटा, फिर वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लेकिन अब डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, क्योंकि दूसरा बी था। ए के साथ तो सॉल्व हो गया ना, ए के साथ तो मैटर सॉल्व, अब बी के साथ मैटर क्रिएट। तो अब डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई के डॉट प्रोडक्ट कीजिए ए का बी के साथ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी का बी के साथ, तो बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी का बी के साथ, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में क्या आएगा बेटा? तो वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और साथ में बी मैग्नीट्यूड। नाउ ध्यान से देखो बेटा, ए बी, ये ए बी 0 था, ये भी आपका 0 था, क्या बचेगा? बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बच जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अपॉन में क्या बचा? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और अपॉन साथ में बी मैग्नीट्यूड। तो एक मैग्नीट्यूड से एक मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो ही सकता है, क्या बचेगा? बी मैग्नीट्यूड। बी मैग्नीट्यूड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए मैग्नीट्यूड, क्योंकि तीनों इक्वल है। नहीं आया समझ में बेटा? बी मैग्नीट्यूड से बी मैग्नीट्यूड कट गया, बी मैग्नीट्यूड बच गया, और बी मैग्नीट्यूड की जगह ए मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ क्योंकि तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल थे। अपॉन में क्या बचा? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था। नाउ थर्ड पार्ट फाइंड करता हूं बेटा। थर्ड पार्ट कॉस गामा, कॉस गामा। चलिए फिर वही कहानी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा सी के साथ, अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में सी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए ए का सी के साथ, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अपॉन में आ जाएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में सी का मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? नाउ अब आप देख सकते हो ए डॉट सी 0 होगा, बी डॉट सी 0 होगा, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचेगा, तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दो। अपॉन में क्या बचा?
तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में c के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, c मैग्नीट्यूड बचेगा, c मैग्नीट्यूड की जगह वापस a मैग्नीट्यूड लिख दो क्योंकि तीनों इक्वल हैं। नाउ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच गया। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। अब आप क्लियरली तीनों पार्ट को ध्यान से देखो, क्लियरली आप तीनों पार्ट को देखो। जब आपने कॉस अल्फा निकाला तो भी आपका आंसर यही आया, जब आपने कॉस बीटा निकाला तो भी आपका आंसर यही आया, और जब आपने कॉस गामा निकाला तो भी आपका आंसर यही आया। तो हो गया ना प्रूफ। हेंस फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3 से ये क्लियरली हो गया कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट a vector plus b vector plus c vector are equally inclined to a vector, b vector, c vector। यानी ये वाला a के साथ, ये वाला b के साथ, ये वाला c के साथ इक्वल एंगल बनाता है क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम आई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है। देखिए प्रूव करना है कि ये इक्वल टू ये होता है, इजीली प्रूव कर सकते हो। इफ एंड ओनली इफ तभी हो सकता है जब a और b परपेंडिकुलर हो। तो a और b परपेंडिकुलर, a और b परपेंडिकुलर है, a और b परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि a डॉट b जो होगा इक्वल टू 0 होगा। और इस टाइप के कई क्वेश्चन कर चुके हो, इजीली कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। आपको गिवन है कि a b पर परपेंडिकुलर है, इसका ये मतलब हुआ कि a डॉट b जो होगा वो 0 होगा। नाउ क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी और a प्लस बी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और अगेन a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड आपका, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए बेटा। a की मल्टीप्लाई, या एक काम करिए, a वेक्टर इसका डॉट a के साथ मल्टीप्लाई आती है सबको, a का b के साथ a डॉट b, b का a के साथ b डॉट a और b का b के साथ तो b डॉट b। हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था कि अगर दोनों सेम हो तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। a डॉट b 0 होता है, b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं, बताया था आपको, समझाया था ये बात। a डॉट b तो 0 है, क्लियरली आपको पता लग रहा है। b डॉट a भी a डॉट b होता है और ये b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, a डॉट b अगेन 0, ये भी 0, तो क्या बचा आपके पास, बचा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आपका आ गया RHS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए आपको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई a प्लस बी और a प्लस बी, a मैग्नीट्यूड और प्लस b मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा कब, इफ एंड ओनली इफ a b आर परपेंडिकुलर। अगर a और b परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भाई, परपेंडिकुलर का ये मतलब हुआ कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नाउ मैंने LHS ले लिया, ये आपका LHS था। a का डॉट a के साथ, a का डॉट b के साथ, b का डॉट a के साथ, b का डॉट b के साथ, a डॉट a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a b 0 है, b a को हम a b लिख सकते हैं, b डॉट b b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये एज इट इज, ये 0 a b फिर से 0, तो 0 0 लिखने का फायदा नहीं, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपका RHS हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इतने हार्ड क्वेश्चन करने के बाद ये तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। ठीक है, आगे पढ़े बेटा, नोट कर लिया बेटा। 15 क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। हाँ, MCQ आ गया, बहुत बढ़िया। MCQ पढ़िए बेटा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b, कह रहा दो वेक्टर है, समझ लिया ऐसे, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है और इनके बीच का जो थीटा है ये, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है, ये आपको गिवन है। ओनली व्हेन, कब ऐसा होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, ये आपको गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा। एक बात बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है ना, क्वेश्चन नंबर 16। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हम सबने पढ़ा है, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है बेटा कि a डॉट b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये आपको गिवन है।
और ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हमें पता है पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हमें पता है पॉजिटिव ही होगा, कोई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। मैग्नीट्यूड है तो और जीरो भी नहीं होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस चलो जीरो होगा, तो जीरो से मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी, जीरो की पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी जीरो से ग्रेटर होगा। और बी के लिए भी यही होगा कि भाई जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, हम लिख सकते हैं कि cos थीटा जो होगा वो या तो 1 या 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसके ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको छोड़ो, इस पे ध्यान दो। ए बी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और ए बी ग्रेटर देन 1 कब होता है, cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से 1 या 1 से ग्रेटर देन कब होती है, तो 1 कितने होती है, 0 पे होती है। याद कीजिए cos थीटा की वैल्यू 1 कितनी होती है, 0 पे होती है, और 1 से बड़ी π/2 तक होती है। तो 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, तो देखिए 0 से π/2, ये रहा ऑप्शन, 0 से π/2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका जो बी पार्ट है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, 0 से π/2। देखिए ना, cos थीटा 0 से ग्रेटर देन कब होता है, एक बात बताइए, 1 कब होता है, cos थीटा 1 कब होता है, 0 पे, cos थीटा 1 कब होता है, 0 पे, और 1 से ग्रेटर कब होगा, 0 से बड़ी वैल्यू पे, यानी π/2 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos थीटा पॉजिटिव होता है ना, 0 से π/2 तक, सेकंड में तो नेगेटिव हो जाता है, तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए 17 पे आते हैं बेटा, 17 पर ये क्या कह रहा है, ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर है। अच्छा, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, दोनों यूनिट वेक्टर है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच कोई एंगल है थीटा। देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, कह रहा है ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा, कब, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा कब, चलिए बताता हूं ऐसा कब पॉसिबल है कि ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा। एक बात बताइए, आपको ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है ना, और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 दिया हुआ, और कह रहा है ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा। एक बात बताइए, क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, अच्छा स्क्वायर किया तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर कब होगा, यूनिट वेक्टर कब होगा, 1, यूनिट वेक्टर बोला है ना कि यूनिट वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू b1 है, इसकी वैल्यू b1 है, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नाउ 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, -1 अपॉन में 2 ए डॉट बी, यानी दोनों का प्रोडक्ट -1/2 है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो -1/2 है, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1/2 है। cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितना आया, तो -1/2 आया बच्चों, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी -1/2 आया, ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 दिया हुआ है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आया, -1/2। अच्छा, cos थीटा माइनस कब होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव होता है, और यहाँ पहुंचने के लिए पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जो cos पाई में से माइनस करेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 60 मीन्स π/3, π/3, तो cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू 3 पाई में से पाई माइनस करोगे तो 2 π/3, थीटा आपका ये आना चाहिए 2 π/3। चेक कीजिए क्या 2 π/3 कोई ऑप्शन है, जी हाँ, डी पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है 2 π/3। दोबारा बताऊं बेटा, देखिए ए बी जो है यूनिट वेक्टर है, और कह रहा है ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा। चलिए दोबारा समझ लीजिए एक बार, दोबारा समझ, अच्छा क्वेश्चन है। ए मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, बी मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, हमने ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये यूनिट वेक्टर होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2ab एज इट इज, 1 + 1 2, और ये 2 जो है माइनस का हो गया, 1 + 1 2, और ये माइनस का हो गया, 1 में से 2 माइनस करो -1, और 2 आपका डिवाइड में, यानी ए डॉट बी की वैल्यू आ गया। cos थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी की वैल्यू -1/2, अभी आपने फाइंड किया था, ये वैल्यू यहाँ आ गया, ए मैग्नीट्यूड 1 था, बी मैग्नीट्यूड 1 था, ओवरऑल -1/2 आ गया। cos थीटा की वैल्यू माइनस कब होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए
मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तो पाई में से माइनस कर दिया पाई बाई 3 को, कॉस से कॉस कैंसिल, कैंसिल करते नहीं है, बस कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा, कभी कैंसिल मत करना, बस कंपैरिजन चलता है दोनों का। तो थीटा 2 एलसीएम ले लोगे, 3 पाई में से पाई घटाओगे, 2 पाई अपॉन में 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, जब नहीं एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूरे अच्छे से पूछे जाते हैं। चलिए, द वैल्यू ऑफ, देखिए ये चीज मैं आपको समझाता हूँ, कई बार आपको समझाया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट समझाया था, शायद आप में से अधिकतर बच्चों को याद हो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का एक रूल बताया था, याद कीजिए। यहाँ मैंने लिखा था ये आई होगा, यहाँ पर फिर जे होगा और यहाँ पर के होगा, और ये ऐसे चलता है लाइन से, ऐसे चलेगा तो ठीक, अगर रिटर्न जाएगा तो माइनस आ जाएगा, है ना। आपको ये रूल समझाया था बेटा, ये चीज मैंने आपको रूल में समझाया था, आप जाके चेक करना, ये शायद मैंने वीडियो बनाया था एक्सरसाइज 10.4 में। जी हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट आया था एक्सरसाइज 10.4 में, जाकर वीडियो देखना। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए होता क्या है कि देखिए ये एक आई है, फिर दूसरा जे है और तीसरा के है, ये बिल्कुल पैटर्न से चलता है। अगर बिल्कुल पैटर्न से चला तो ठीक, अगर वापस रिवर्स करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, आई डॉट क्या लिखा हुआ है, जे क्रॉस के लाइन से है, जे क्रॉस के, देखिए ना, जे क्रॉस के लाइन से है तो आंसर आई आएगा, पहले का आंसर आई आएगा, प्लस जे, तो जे डॉट, तो जे डॉट, अगला क्या है ब्रैकेट में, आई डॉट के, चेक करिए आई डॉट के लाइन से है, आई डॉट के, आई देखिए उल्टा दे दिया, आई डॉट के दिया, देखो ना आप उल्टा दिया हुआ है, आई क्रॉस के लिखा हुआ बेटा, आई क्रॉस के लिखा हुआ है, आई क्रॉस के नहीं, आई क्रॉस जे होता है, उल्टा दिया, ये चीज रिवर्स जा रही है, तो ये पता है क्या आएगा, ये माइनस का जे आएगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। प्लस थर्ड पार्ट आते हैं, के डॉट क्या लिखा हुआ है, आई डॉट जे, बिल्कुल सही लिखा हुआ, आई डॉट दे, देखिए आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो के आएगा आंसर। ये तरीका होता है बेटा, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा 10.4 का, वहां आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। चलिए मैंने आपको दोबारा बता दिया, अगर कुछ बच्चों को याद आ गया हो, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है तो -1, और के डॉट के भी 1 होता है तो 1 से 1 कैंसिल, आपका ओवरऑल आंसर जो होगा वो 1 आएगा। तो 1 देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन है जी हाँ, सी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन मेरा कंपटीटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो ना तो बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो जे डॉट के आई होता है, आई डॉट आई 1 बन गया, आई डॉट के माइनस जे होता है और जे डॉट जे -1 हो जाएगा, आई क्रॉस जे के होता है और के डॉट के अगेन 1 कैंसिल, आंसर 1, डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं और ये हमारा चैप्टर पूर्णतः खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आइए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, थीटा कोई एंगल है ए और बी के बीच में, और ये आपको गिवन है कि ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का। ऐसा कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इक्वल, अच्छा एक बात है, ये डॉट में कॉस थीटा का, डॉट में कॉस थीटा का इस्तेमाल होता था एंड क्रॉस में साइन थीटा का इस्तेमाल होता है, याद है आपको। डॉट वाले में हम लोग कॉस थीटा का इस्तेमाल करते थे एंड क्रॉस में साइन थीटा का इस्तेमाल करते थे, और कॉस थीटा साइन थीटा कब इक्वल होता है, π/4 पे, याद है आपको। तो π/4 देखिए ऑप्शन में है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं किया, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर बच्चों खत्म होता है यहाँ पर। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ना बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम मत रखना, क्योंकि बाद में जो होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम का। अभी आपके पास समय है तो अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बेटा। नमस्ते एंड बाय बाय।